सरोकार। नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है प्राइम डिबेट। मैं हूं आपका अपना संजय राजन। दोस्तों, आज आखिरकार वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश कर ही दिया गया। करीब 40 संशोधनों वाले नए वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर अमूमन सारे विपक्षी दल, चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, आरजेडी, टीएमसी समेत तमाम इंडिया ब्लॉक ने इस संशोधन विधेयक का जमकर विरोध किया। विरोध करने में ओवैसी भी पीछे नजर नहीं आए। हालांकि संसद में हुए चर्चा का जवाब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दिया। संसदीय कार्य मंत्री ने संसद में कहा कि इस अधिनियम में संशोधन कोई नई बात नहीं है। किरण रिजिजू ने कहा कि 1995 के संशोधनों में कई खामियां थीं। इस संशोधन विधेयक से न तो किसी की आज़ादी छीनी जा रही और न ही किसी धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है। दोस्तों, किरण रिजिजू इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे सच्चर समिति की रिपोर्ट में भी इस बात पर जोर दिया गया था कि वक्फ बोर्ड की और ज़्यादा विस्तार दिया जाना चाहिए। सच्चर समिति ने भी वक्फ बोर्ड के प्रबंधन और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे। किरण रिजिजू ने साफ किया कि कई ऐसे मामले देखने में आए जब बोर्ड के सदस्यों की मिली भगत से कई संपत्तियों पर दावा किया गया जो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के हवाले चला गया, जिसके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकी। इस वजह से आज हजारों मामले ट्रिब्यूनल में पेंडिंग हैं। विधेयक के प्रावधानों का जिक्र करते हुए इस बात का भी दावा किया गया कि कई ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान से भी ऊपर की बात करते हैं। दोस्तों, अब कई संशोधन ऐसे किए गए हैं जिनमें साफ तौर पर यह प्रावधान किया गया है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, इसका सत्यापन सक्षम अधिकारी कर सकेगा। इसके लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो जिस सच्चर समिति ने करीब 5 लाख संपत्तियों से मिलने वाले करीब 150 करोड़ के राजस्व पर आश्चर्य जाहिर करते हुए माना था कि इतनी भारी तादाद में संपत्ति और राजस्व इतना कम कैसे हो सकता है राजस्व। दोस्तों, आज के आंकड़ों पर ध्यान दें तो देश भर में करीब 9 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन और करीब 8 लाख संपत्तियां हैं और सालाना राजस्व महज करीब 200 करोड़ के आसपास ही है। ये चौंकाने वाला है। दोस्तों, इस नए संशोधन में बोहरा और आगार खानियों के लिए अलग से वक्फ बोर्ड की बात कही गई है। जो वक्फ परिषद का गठन किया जाएगा उसमें जो 3 सांसद सदस्य होते हैं उनके मुस्लिम होने की अनिवार्यता को भी समाप्त किया जाना इस संशोधन का प्रावधान में शामिल है। दोस्तों, इसके अलावा मुतवल्ली पर भी शिकंजा कसने की वकालत की गई है। अब समझिए, इस नए संशोधन के जरिए 1995 के संशोधन अधिनियम के धारा 3 को सीमित करने की कवायद की गई है, जिसमें इस बात का प्रावधान था कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर सकता था और जिसकी सुनवाई केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में ही हो सकती है। इसकी अपील किसी भी दूसरे अदालत में नहीं की जा सकती। लेकिन संशोधन के बाद अब ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। दोस्तों, मनमोहन सरकार पार्ट 2 ने 2013 में किए गए संशोधन को भी समाप्त करने का प्रावधान इस नए संशोधन में किया गया है। 2003 का संशोधन वो था जिसके जरिए वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार देने की कवायद की गई थी। हालांकि विपक्षी दलों के विरोध के बाद वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को सौंप दिया गया है। चलिए, आखिर इस विधेयक को लेकर क्या टकराव है, क्यों नए संशोधन विधेयक को लेकर सियासी दल हाय तौबा मचा रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर हम अगले 1 घंटे तक चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ बयान। कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। आपके माध्यम से खास करके कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं, एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है, वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया। अभी तो नहीं मालूम जेपीसी में क्या होगा नहीं होगा। जेपीसी बनेगी, स्पीकर साहब बनाएंगे, कौन मेंबर बनेगा, क्या होगा, तो लंबा प्रोसेस है, अभी देखते हैं क्या होगा। मुझे क्या मालूम, अभी तो बनी नहीं ना जेपीसी। जब बनेगी तो पता चलेगा उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, कौन मेंबर्स क्या बनेंगे। तो टू अर्ली है उस बारे में कुछ बोलना। कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। आपके माध्यम से खास करके कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं,
एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है, वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। अभी तो नहीं मालूम जेपीसी में क्या होगा नहीं होगा। जेपीसी बनेगी, स्पीकर साहब बनाएंगे, कौन मेंबर बनेगा क्या होगा, तो लंबा प्रोसेस है, अभी देखते हैं क्या होगा। मुझे क्या मालूम, अभी तो बनी नहीं ना जेपीसी। जब बनेगी तो पता चलेगा उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, कौन मेंबर्स क्या बनेंगे, तो टू अर्ली है उस बारे में कुछ बोलना। तो सुना आपने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको उनका परिचय करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस चर्चा में हमारे साथ होंगे, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। नेता कांग्रेस हैं मोहित दीक्षित, आप भी इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कलीम रहमान साहब जो इस चर्चा में हमारे साथ होंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से विनय तिवारी जी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके जरिए हम चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। विनय जी, सबसे पहले दो सवाल विश्लेषण चाहूँगा आपका। एक तो ये कि 2013 में आखिरी बार वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन किया गया, उसमें तमाम ऐसे प्रावधान थे जो असीमित अधिकार देने वाले थे। 1995 में कुछ अधिकार दिए गए थे, 2013 में एक तरह से कहा जा सकता है यूपीए पार्ट 2 सरकार में उसे और आगे विस्तार दिया गया। दूसरा ये कि इनमें जो संशोधन किया जा रहा है उसमें अगर वक्फ बोर्ड को और ज़्यादा पारदर्शी और एक तरह से ईमानदार संगठन बनाने की कवायद हो रही है तो इसमें बवाल किस चीज़ का। तीसरा ये कि अहम सवाल है, जब 2009 में 4 लाख एकड़ इनके पास संपत्ति हुआ करती थी, 2024 में करीब 9 लाख एकड़ संपत्ति हो गई। सच्चर कमेटी ने बोला था कि 164 करोड़ का राजस्व साल भर का, ये काफ़ी कम है। और आज भी नहीं समझ से परे है हमारे कि 9 लाख एकड़ ज़मीन होने के बावजूद अगर रेवेन्यू करीब 200 करोड़ के आसपास है तो ये बड़ा खेल तो सामने देखने को मिल रहा है। और हमें लगता है कि जिस मकसद से ये वक्फ किया जाता है संपत्तियाँ, उसमें ये कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा है। तो इसमें संशोधन की आवश्यकता तो नज़र आ रही है ना। देखिए संजय जी, सबसे पहले तो ये कि जब हम वक्फ बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं तो ये है क्या ये एक धार्मिक मुद्दा है, किसी धर्म से रिलेटेड है, या वक्फ बोर्ड बेसिकली एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई जो है बोर्ड है। ठीक जी, तो ये क्लियर करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, बोर्ड का गठन 1954 में हुआ, सरकार ने किया। 64 में उसमें अमेंडमेंट हुए, 95 में अमेंडमेंट हुए और 2013 में अमेंडमेंट हुए। ये जो 4 समय हैं ये तभी हुए हैं जब कांग्रेस अमूमन जो है एक राजनीतिक परिदृश्य में कमज़ोर अपने आप को देख रही थी, तब उसने ऐसे अमेंडमेंट किए हैं। हालांकि ये इस पर चर्चा तो फिर लंबा हो जाएगा, लेकिन हमारा कहने का मतलब एक चीज़ ये है कि कोई एक गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा बनाया हुआ बोर्ड, गठित किया हुआ बोर्ड, और उसमें कई बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो अगर एक बार फिर होंगे तो उससे किसी धर्म कैसे आहत हो सकता है। अगर ऐसा होता तो पहले भी जब अमेंडमेंट हो रहे हैं तो भी होना चाहिए था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इससे कोई एक धर्म जो है आहत हो रहा है या उसकी कुछ भावनाएं आहत हो रही हैं। है चूँकि बोर्ड है, सरकार ने बनाया है, सरकार ने गठित किया है, तो उसको समय समय पे उसमें जो भी अगर परिवर्तन गवर्नमेंट को लगेंगे तो वो संसद में लाया जाएगा और उस पर कानून, उसमें जो भी चेंजेस होने हैं वो चेंजेस होंगे। इसलिए शायद मोदी सरकार उस पर जो है ये बिल लेके आई है। अब उस पर चर्चा होने की ज़रूरत है। अभी तक ऐसा कोई मुद्दा इस पर नहीं दिखाई पड़ रहा है कि बहुत विरोध हो रहा है। विरोध केवल संसद भवन में हो रहा है और राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। चूंकि संसद भवन में और राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, इसलिए ये मुद्दा विरोध का जो है वो एक राजनीतिक है। धर्म यहाँ हिंदू मुसलमान कुछ नहीं हो रहा है। मुसलमानों का ऐसा कुछ वर्ग या कोई ऐसा समूह अभी सामने ऐसा नहीं आया है कि जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया हो किसी अन्य मुद्दे को लेके। अभी तक जो
जो आज ये सदन में लाया गया है, फिर उसके बाद एक राजनीतिक बयान है, उस पर सरकार ने जो है जेपीसी का गठन भी शायद उसके लिए कर दिया है कि गठन होगा, और उसमें सारी पार्टियों के जो है मेंबर्स होंगे, वो अपनी राय सलाह देंगे। संसद भवन की अगर हम कार्रवाई अगर बात करें तो वहाँ पे मेन मुद्दा दो ही चीज़ें आई हैं कि आपकी नीयत सही नहीं है, और समय को लेकर के सवाल खड़े किए। एक मुद्दा ये उठा सरकार के ऊपर कि आपकी नीयत सही नहीं है, और दूसरा मुद्दा ये उठा कि आप जो है स्टेक होल्डर से बात नहीं किए। तो इन दोनों चीज़ों को लेके देखिए, एक चीज़ है कि जो सदन में जो लोग क्वेश्चन ये उठा रहे थे, पहली चीज़ तो वो स्टेक होल्डर नहीं है, वो चाहे अखिलेश यादव जी हों या राहुल गांधी हों या ममता बनर्जी हो, ये वक्फ बोर्ड के स्टेक होल्डर नहीं है। स्टेक होल्डर सरकार ने इसका जवाब भी दिया है कि हम 2014 से जो है इस पे हम प्लान कर रहे थे, और हमने 19 जो है चेयरमैन जो वक्फ बोर्ड के हैं जिनसे हमने जो है चर्चाएं की हैं। अब वो विषय है डिबेट का, उसमें जब आगे कमेटी बनेगी तो उसमें वो सब मसौदा रखा जाएगा कि किससे किससे आपने चर्चा की थी। और दूसरा, नियत पे उन्होंने शक जाहिर किया है। किसी राजनीतिक पार्टी ने ये नहीं कहा है कि ये जो आप परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, ये खराब है। वो उन्होंने दो ही चीज़ों का खाली उन्होंने विधेयक का विरोध नहीं किया है। हमें जहाँ तक संसद की कार्रवाई में जो अभी तक सुनाई पड़ा, खाली दो चीज़ों पे विरोध सुनाई पड़ा कि आपकी नीयत थोड़ी गलत लगती है, उस पर संदेह है हमें, और आप स्टेक होल्डर से बात करिए। किसी ने ये नहीं कहा है कि ये विधेयक खराब है या इसमें जो परिवर्तन आप करना चाह रहे हैं वो खराब। विनय जी, सवाल एक ये भी है जो सामने नज़र आ रहा है कि इसको ये बोला जा रहा है कि एक धर्म विशेष के अंदर दखलंदाजी करने की कोशिश है। अखिलेश यादव का आपने सुना था ना? देखिए, धर्म विशेष कैसे हो सकता है? ये एक बोर्ड है। अगर धर्म विशेष में दखलंदाजी है तो 54 में बोर्ड का गठन किया गया, तभी दखलंदाजी हो गई थी। और चलो ठीक है, उस समय देश आज़ाद हुआ था, नए बोर्ड बन रहे थे, ये इसका गठन जो है नेहरू जी ने कर दिया, लेकिन उसमें 3 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो क्या 3 बार, अखिलेश जी ये कहना चाह रहे हैं कि 3 बार कांग्रेस सरकार ने धर्म विशेष में जो है दखलंदाजी की है? नहीं, दरअसल ये जो 3 अमेंडमेंट की बात हो रही है ना, हर बार उनके अधिकार को बढ़ाया गया है। ये पहला ऐसा संशोधन अधिनियम है जिसमें कि अधिकार को कर्टेल करने की बात हो रही है। कहीं पे भी अब ये क्या बात हुई, अगर कोई संस्था या कोई समूह अगर नीचे है तो उसको उठाने के लिए थोड़ा पावर दिया जाएगा। जब कोई आप ऊपर आ गए, या जो पावर दिया गया उसकी समीक्षा होगी कि क्या जो हमने अधिकार दिए हैं, व्यापक अधिकार दिए हैं, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर सरकार वो समीक्षा करती है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं तो उन अधिकारों में कटौती की जाएगी या उनको और बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये तो अगर कोई नियम बनाए गए हैं तो ये नहीं कहा गया कि आप उनको खत्म नहीं कर सकते हो, उनमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, कलीम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कलीम साहब, ये जो नया संशोधन है, जो 40 संशोधन लाए गए हैं वक्फ बोर्ड अधिनियम में, इसमें कहाँ आपत्तियां हैं आप लोगों को? क्योंकि व्यवस्थाएं 2 चीज़ों को लेकर है। एक तो ये कि वक्फ बोर्ड अब किसी संपत्ति पर यूं ही दावा नहीं कर पाएगा, बल्कि उसका सत्यापन जिलाधिकारी के जरिए होगा, और दूसरा ये कि ट्रिब्यूनल का जो भी फैसला होगा उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। ये दोनों ही व्यवस्थाएं बेहतर नज़र आ रही हैं, फिर आपत्ति कहाँ है? जो सबसे बड़ी बात ये जो आ रही है कि वर्तमान सरकार जो ला रही है संशोधन, उसमें अविश्वास की भावना क्यों आ रही है जी, नियत पर खोट क्यों है? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, संशोधन पहले भी होते रहते, आगे भी होते रहेंगे। मुद्दा ये नहीं है कि संशोधन ला रही, न संशोधन पर कोई किसी प्रकार की आपत्ति है। अब मामला यहाँ आता है कि क्या वजह है जिसका विरोध हो रहा है। कलीम साहब की आवाज़ ठीक की जाए। जी कलीम साहब बोलें। मैं कह रहा हूँ वक्फ के तहत तमाम मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें जो वक्फ में दर्ज हैं। अब लोगों में ये मैसेज है कि सरकार उसमें अब तो तमाम पुरानी ऐसी मस्जिदें हैं जिनका टाइटल नहीं क्लियर है, चाहे वो ब्रिटिश टाइम की है या मुगल टाइम की है, तो कंट्रोल करके उसका शेप चेंज कर सकती है। धार्मिक वो जो एक उसका वो टाइटल है वो ना चेंज कर दे, ये चीज है। तो लोगों को वो जो धार्मिक दखल है वो यही है
कि अब तो पुरानी जो मस्जिदें हैं, जो वक्त में तक जिनका आज कोई नहीं रहे, लेकिन ये है मुस्लिम समाज की और मुस्लिम लोगों ने तो कलीम साहब की आवाज़ ठीक की जाए, फिर उनके पास चलेंगे। कलीम साहब, आवाज़ में डिस्टर्बेंस आ रहा है, संभवतः आप भी अपने ठीक करने की कोशिश करें। चलिए मोहित जी के पास चल लेते हैं। मोहित जी भाई, जब किरण रिजिजू बोल रहे थे तो राहुल गांधी सदन से बाहर चले गए। क्या माना जाए कि मुख्य समर्थन है क्या इस जो संशोधन अधिनियम है, या आपत्तियां हैं तो आखिर किस बात को लेकर के हैं? क्योंकि असीमित अधिकार देने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिसका कि खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और जो भी बोर्ड से जुड़े हुए सदस्य हैं वो तो इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, लेकिन बहुसंख्य मुसलमान ये चाहते हैं कि बोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तारीकरण होना चाहिए, इसमें और लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, और जो संपत्ति से राजस्व की प्राप्ति है उसका एक सही लेखा जोखा होना ही चाहिए। यकीन से बाहर होता है ना कि 9 लाख एकड़ ज़मीन और करीब 8 लाख के आसपास संपत्तियां हों, उसके बावजूद 200 करोड़ का ही केवल राजस्व हो, यह समझ से परे है मेरे तो। संजय जी नमस्कार, पहले आपको और मेरे को पैनलिस्ट को और साथ में आपके दर्शकों को जी। आवाज वापस आ रही है मुझे थोड़ा सा। ठीक है, मोहित जी की आवाज़ ठीक कर दी जाए। हाँ बोलें, आवाज़ आ रही है आपकी। बात देखिए ये है, अगर कोई संशोधन लेकर के आ रहे हैं तो जो पक्ष हैं उनकी बातें अगर वो दावा कर रहे हैं कि नहीं सुनी गई या नहीं रखी गई या उनसे चर्चा नहीं किया गया, आप 40 से ऊपर संशोधन कर देते हैं अगर सब क्लॉज सबको मिला करके देखे, और उसके बाद ला करके और बिना पक्षकारों को चर्चा करके अगर ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जिस उद्देश्य से लाने का प्रयास कर रहे हैं उस उद्देश्य को, नियत को आपकी संदेह के घेरे में देखा ही जाएगा। वैसे भी आज देश में इतनी समस्याएं हैं, इतने उनको एड्रेस करना कहीं ना कहीं सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए, चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर के हो, चाहे रोजगार को लेकर के हो, चाहे महंगाई को लेकर के हो, चाहे किसानों की बात समस्याओं को लेकर के हो। उसके बावजूद अगर इस तरीके के बिल को प्राथमिकता दी जा रही है और पक्षकार कह रहे हैं कि उनसे कोई चर्चा भी नहीं की गई है, और उसके बाद 40 से अधिक संशोधन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न मंशा पर भी उठ रहा, नियत पर भी उठ रहा, और आपके लाने के समय पर भी उठ रहा है जी। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन संदेहों को दूर करते हुए अगर कोई चीज लाने का प्रयास कर रहे हैं तो उस पर चर्चा करके लाए, तो कम से कम हर पृष्ठभूमि पर, हर पॉइंट पर ठीक से ट्रांसपेरेंसी आएगी, दृष्टिकोण स्पष्ट होगा, चाहे वो सरकार का हो या पक्षकार का हो। तो हमारी मांग या हमारा कहना इतना ही है कि कम से कम हर पक्षकार को चर्चा करके कोई भी विधेयक, कोई भी बिल, कोई भी चीजें चर्चा में होनी चाहिए, ताकि आपकी नियत पर भी प्रश्न ना उठे, और कोई अगर समाधान या पारदर्शिता लाने का प्रयास हो रहा है वो भी सार्थक तरीके से हो सके। संसदीय कार्य मंत्री ने एक अनुरोध किया था कि इस बिल का अगर आप समर्थन करेंगे तो लाखों लोगों की दुआएं मिलेंगी। उनका इशारा साफ तौर पर उन गरीबों के लिए था, उन मजलूमों के लिए था जिन तक इस वक्फ की असलियत जो है उसका हक उनको नहीं मिल पा रहा है असली में, जिनके लिए ये संपत्तियां वक्फ की जाती हैं। संसदीय कार्य मंत्री को अगर सच में दुआओं की चिंता होती तो वो बेरोजगारी पर बात कर रहे होते, बढ़ती हुई महंगाई पर बात कर रहे होते, किसान समस्या पर बात कर रहे होते, आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति पर जो हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेल्योर दिख रहा है उस पर बात कर रहे होते। अगर सच में उनकी मंशा है कि उनकी जो दुआएं पे बात करी जाए, तो कम से कम उनसे पूछे तो कि वो किस तरीके से उसको स्वीकार कर रहे हैं। आज आपने दुआओं की चिंता करी है, अगर दुआओं की चिंता सच में आपको है तो उनसे जाकर पूछिए तो कि वो चाहते क्या है। आप दुआओं की चिंता सबसे ज्यादा आज सरकार को करनी चाहिए, उन लोगों की। केवल मनगढ़ंत आकर के बैठ करके, चाहे नजमा अब्दुल्ला से लेकर के स्मृति ईरानी तक ने विभाग संभाले हैं, उन्होंने किस तरीके से काम किए हैं, कितनी जिम्मेदारी से चर्चाएं की हैं, किस तरीके से विधेयक पे काम हुआ है, ये हमने देखा, आपने देखा, सबने देखा है। तो केवल और केवल अपनी थोप करके अगर आप देश चलाना चाहते हैं तो देश ये स्वीकार नहीं करेगा।
आपकी बातें थोप करके देश तानाशाही आपकी नहीं स्वीकार करेगा। चलिए ठीक है, आप लोगों ने विरोध किया, जेपीसी को सुपुर्द हो गया ये विधेयक। धर्मेंद्र जी, सवाल यही उठता है साहब कि इसमें विरोध किस बात को लेकर के? अगर कुछ बेहतरी की बात की जाती है, ये तो अजीब विडंबना थी ना 1995 का जो संशोधन था कि वक्फ को ये अधिकार दे दिया गया था वो अपने विवेक से किसी भी संपत्ति पर दावा कर दे और मामला जो है वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट को चला जाए, आप किसी अदालत में नहीं जा सकते थे। अब ये प्रावधान समाप्त हो जाएगा, हाई कोर्ट में कम से कम अपील तो की जा सकती है। ऐसे दर्जनों बड़े मामले हैं जिनका जिक्र मैं आगे करूँगा कि कहाँ कहाँ विवाद हुआ और कैसे लोग वहाँ के परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। दूसरा एक चीज़ और ले लीजिए कि बोहरा और आगा खानी, इन दो जो अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, इनकी कई संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। अब ये कर दिया गया है कि नहीं, बोहरा जो होंगे या आगार खानी होंगे, इनके लिए भी अलग से वक्फ बोर्ड होगा जो उनके मामलों को देखेगा। तो ये सब बेहतर पहल तो कुछ है नहीं इसमें। देखिए संजय जी, अभी हमारे विनय जी बता रहे थे तो उन्होंने संसद की कार्रवाई के बाद 2-3 महत्वपूर्ण बातें की कि समय, टाइमिंग को लेकर के और नियत को लेकर के। जी देखिए, ये सही है कि सुधार एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन सुधार किस दिशा में हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। जैसे मैं एक मोटा उदाहरण मैं आपको दूं, अगर कोई पेशेंट जाता है और उसको इलाज की ज़रूरत है और डॉक्टर से कहता है कि उसको जो है हड्डी की समस्या है, उसके शरीर में कैल्शियम कम है, डॉक्टर बिना पूछे ही अगर उसके कैल्शियम की कमी के बजाय उसको इंसुलिन देने लगेगा तो आप बताइए मर्ज बढ़ेगा कि घट जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ सच वही हो रहा है। आप किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं करते। विनय जी इतने विद्वान हैं, अभी कह रहे थे कि उसमें संसद के लोगों से बात करना। अरे साहब, संसद के लोग सबसे पहले स्टेक होल्डर हैं। वो जनता से चुन के जाते हैं, उन सारे लोगों से, उनके देश के तमाम वर्ग के, तमाम जात के, तमाम धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी बातें ज़्यादा अच्छी तरीके से उस सदन में उठा सकते हैं। दूसरी बात, राजनीतिक पार्टी के विरोध की बात कर रहे थे कि तो ज़्यादा सामाजिक कम राजनीतिक ज़्यादा लग रहा है। साहब, हम राजनीतिक पार्टी हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी जनता के बुनियादी सवालों को राजनीतिक तरीके से ही सड़क से लेकर के संसद तक उठाती है, और जो उठाती है उसमें जनता का दुख दर्द छुपा होता है, उनके जो बुनियादी सवाल हो छुपे होते हैं। वो एक तरीका है। हाँ, ये सरकारों को उनसे सीख लेना चाहिए कि उनकी बातों को देख करके, सुन करके, समझ करके तब उसको आगे निर्णय लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या क्या है, या मोदी सरकार के साथ, वो जिनके लिए कानून बनता है उनको उसमें शामिल नहीं करना चाहते। आपने कई उदाहरण देखे किस तरह से किसान बिल ले करके आए थे और किसी भी एक भी कोई किसान यूनियन खड़ा नहीं हुआ जो ये कह दे हमसे बात करके या हमारे हित के लिए लाया गया। तो सवाल ये है कि जिसके लिए, जिसके हित के लिए ला रहे हैं, जिसका इलाज करने के लिए ला रहे हैं, उसकी समस्या तो आप समझेंगे, तब तो उसके बाद उसमें सुधार कर पाएंगे। अब दूसरी बात, अब इसमें वक्त में तो अब देखिए नियत पे क्या है। प्रधानमंत्री जी के पिछले जो लोकसभा के चुनाव थे उसके भाषण देख लीजिए। आपने खुद ही कहा 2013 में संशोधन हुआ, तो 13 से 2 कार्यकाल मोदी जी का बीत गया। टाइमिंग पर सवाल नहीं उठेगा क्या? 10 साल आपका बीत गया, 10 साल तक आपको सुधार की याद नहीं आई, या अगर कोई घोटाले हो रहे थे तो आपकी सरकार ने उसमें सहयोग किया, हो जाने दिया? क्या ये सरकार का कर्तव्य है? तो आपकी नीयत पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि आप 2024 के चुनाव में गए, तमाम तरह ध्रुवीकरण करना चाह रहे थे, जनता ने जवाब दे दिया, आपको जो है कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही, तो आप पुनः उसको बढ़ाने के लिए, एक बार को चढ़ाने के लिए लाना चाहते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने संसद के अंदर बताया है कि आपकी नीयत क्या है। वक्फ बोर्ड में सुधार एक बहाना है, राजनीतिक ध्रुवीकरण और जो वक्फ की जमीन है वो असली निशाना है। भाजपा का तो असली खेल ये है। अब देखिए, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं कि उसके अंदर क्या है। जब मौका दीजिएगा तो मैं बताऊंगा वक्फ में क्या कमी है, क्या सुधार में मूल पॉइंट्स। लेकिन ये सही है कि वक्फ बोर्ड जो बिल ले आए संशोधन, इसकी तैयारी नहीं थी। तैयारी, हम तो विपक्ष हैं, हम तो जनता की सवाल संसद में उठाएंगे, लेकिन 2014 से जब से मोदी जी की सरकार आई है, तमाम बिल पर हम लोगों ने, जब विपक्ष के सांसदों ने वहाँ बात उठानी चाहिए तो या तो उठाने नहीं दिया गया, समय नहीं दिया गया, या उसके बाद भी उन सारी आपत्तियों को दरकिनार करके सारे जो है बिल ये लोग पास करते रहे। ये पहली बार है मोदी 3 में जो है कि ये पहला बिल है कि जो जेपीसी के हवाले किया गया। अब उसमें क्या है, या तो आपके स्टेक होल्डर, आपके पार्टी के जो है एनडीए गठबंधन के साथी नहीं तैयार थे, आप उनको कन्विंस नहीं कर पाए थे, और दूसरा, या खुद भी आप कन्विंस नहीं थे, जल्दबाजी में आप बिल लेकर के आए, उसके प्रावधानों से आप पूरी तरह अवगत नहीं थे कि आपने उसको खुद ही जेपीसी को भेजने का
प्रस्ताव कर दिया, सिफारिश कर दिया। चलिए अच्छा है, अगर आप तैयार नहीं थे तो बहुत गंभीर बात है, आपके लोग नहीं तैयार थे तो इस सरकार के अंदर मतभेद की स्थिति है। और अगर हमारे आपत्ति और हमारी समस्याओं को आपने सुनना शुरू कर दिया तो लोकतंत्र में तो बड़ी स्वस्थ परंपरा है। आने वाले सब बिलों में हम देखेंगे कि हमारी जो जनता की बुनियादी सवालों की बातें हैं, उनसे जुड़ी बातों को हम संसद में जब उठाएंगे तो आप उसको कितना तरजीह देते हैं। क्या इस तरह आगे कोई ऐसा जन विरोधी बिल आएगा और हम लोग आपत्ति करेंगे तो फिर जेपीसी को भेजेंगे? ये महत्वपूर्ण सवाल है जी। देखिए जैसे वक्फ में 2-3 चीज़ें हैं। आपने कहा कि कलेक्टर को कर दिया जाएगा, तो संजय जी मैं बताऊं, आपको शायद याद होगा सोनभद्र में एक उम्भा गांव है। हमको लगता है ज़्यादा दिन नहीं हुआ, जरूर आपको याद होगा, आपने रिपोर्टिंग भी की होगी उस पर। 112 बीघा जमीन कलेक्टर के और वहाँ के अधिकारियों के के कारण ही वहाँ किस तरह से कितने लोगों को चोटें लाई और 10 से अधिक लोगों की जान चली गई। वो वन विभाग की जमीन, उसको किस तरह से कलेक्टर के मैनेजमेंट में आप दे रहे हैं, वो कलेक्टर ने अपना वो दिखा दिया था कि क्या हो सकता है। जिक्र अखिलेश जी ने किया भी था। और मैं बता दूं, अकेले 1 लाख वर्ग हेक्टेयर जमीन लगभग सोनभद्र के अंदर जो वन विभाग या अन्य विभागों से संबंधित है, उसको इसी तरह से वहां अधिकारियों ने मिली भगत करके, वक्फ तो बहुत छोटी चीज है, वक्फ को तो आप बाद में जाइएगा, पहले इसको सुधार करिए कि जो लगातार आप इन सब चीज़ों में किस तरह से ज़मीनें किसी की है उसको किसी के नाम कर दे रहे हैं, सुधार तो कर ही नहीं पा रहे हैं। और एक बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए जिस तरह से मैं आज ही देख रहा था, मध्य आप कह रहे थे इसको किसी कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। अभी वक्फ का एक मुकदमा कल ही परसों में सुनवाई हो रही थी और माननीय न्यायाधीश जो है वो वक्फ को डांट लगा रहे थे कि आप लेके आपके कह देने से क्या होता है, आप प्रूव करिए, अदरवाइज इसको खारिज कर रहा हूं। तो शायद अभी आप देखेंगे मध्य प्रदेश का मुकदमा था, तो अगर हाई कोर्ट में ले जाने की सुविधा ना होती तो फिर ये कैसे मुकदमा जाता, पोषण तब सवाल खड़े हो जाते। तो पहले भी वक्फ के मामले न्यायालयों में लंबित है, चल रहे हैं, फैसले भी हो गए हैं। ऐसा कह देना कि वक्फ ने कह दिया मेरी जमीन हो गई, संजय जी की खतौनी जमीन को कह दिया मेरी जमीन हो, तो मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। दरअसल धर्मेंद्र जी सवाल ये नैरेटिव सेट करने की सारे मामले पेंडिंग में चले जाते हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड के लोगों की मिली भगत से बेगुनाह भी बहुत परेशान हो रहे हैं इसमें। चंद्रमोहन चौबे जी, संजय जी भाई आपकी नीयत पर सवाल उठ रहे हैं, अभी ही क्यों ये वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम? नहीं, नियत जिनकी खुद की नियत खराब हो, खुद की नियत एक विशेष वर्ग के लिए रोने की धोने की हो, जिनको लिए विशेष संप्रदाय के लोग अगर आतंकवादी भी हो तो उनके ये मुकदमे वापस करते हैं, उनके लिए ये आंसू बहाते हैं, वो बेचारे हो जाते हैं। उसमें ये क्या बताना चाहते हैं कि क्या मुस्लिम वर्ग आतंकवादियों के लिए रोता है, वो आतंकवादियों को पसंद करता है? लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर इनके शुद्ध रूप से तुष्टीकरण की राजनीति है। एक अच्छा विषय, एक समाज की भलाई के लिए, एक राष्ट्र में शांति और सद्भाव के लिए, क्या ये देखने में नहीं आता है संजय जी कि कई बार वक्फ की जमीनों को लेकर कई जगह तनाव की स्थिति हो जाती है, विवाद हो जाता है, हिंसा का रूप धारण कर लेता है, यहाँ तक कि सांप्रदायिक रूप भी धारण कर लेता है। और वो किस लिए? वो सिर्फ इसलिए कि 1995 में अधिनियम जो था, 1995 वक्फ अधिनियम, उसमें धारा 3 था जिसमें वक्फ को इतना अधिकार दे दिया गया कि वो जिस संपत्ति को चाहे उस संपत्ति पर वो अपना अधिकार दावा साबित कर सकता है, चाहे वो किसी की भी हो। संजय जी, अगर आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके ध्यान में होगा तो यही तमिलनाडु राज्य है जहां एक पूरे गांव में के संपत्तियों को, वहां के घरों को, वहां खेतों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई और वो न्यायालय में जाकर अपनी बात भी नहीं रख सकते थे। उसमें तो था क्या, ये 1995 का जो अधिनियम था वो अंग्रेजों वाला 1919 वाला रॉलेट एक्ट हो गया, जिसमें स्वयं खुद ही वही दलील करेंगे, जिसमें खुद अपील वही करेंगे और जिसका न्यायाधीश के रूप में फैसला वही देंगे। तो क्या ये न्यायोचित है? क्या ये सही है? और सुनिए, तमिलनाडु वाला ही छोड़ दीजिए, 2003 में
फातिमा बीबी नाम की बंगाल में एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी जो है संपत्ति को जबरदस्ती वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। वो बेचारी महिला ना तो पुलिस थाने में शिकायत कर पाई, गई तो सुनवाई नहीं, कलेक्टर के पास गई वहां सुनवाई नहीं, वहां कहीं भी नहीं। यानी कि इसमें नियम ही ऐसा था। और तो सर ये 1995 तो नींद चढ़ा करेला था ही, ऊपर से 2013 में और इसको एक अधिकार बना दी गया। जी कर देना, ये कहाँ का न्याय उचित था? ये कहाँ से न्याय उचित था कि इस प्रकार उसको एक को ही इतना अधिकार संपन्न बना देना कि कोई पीड़ित व्यक्ति कोई अपनी पीड़ा को कहीं कह नहीं सकता है। जी तो किस तरह जो अधिकार निर्मम था कि लोगों को अपनी बात रखना भी दुश्वार हो गया था। लोग अपनी बात तक नहीं रख सकते हैं। और ऐसे संशोधन को क्या अगर किसी में विकृतियां हैं जिसकी वजह से समाज में बेमनस्य फैल रहा हो, किसी को न्याय न मिल रहा हो, वो कहीं अपनी बात नहीं रख सकता, वो किस काम का न्यायपालिका कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो सकती, तो वो कहां जाएगा, किससे बात करेगा? जिससे वो अपनी बात करने पीड़ा रखने जा रहा है वो सब वक्फ बोर्ड के लोग हैं, वही न्यायपालिका है, वही वकील है और वही उसमें जो है याचिका करता है। चंद्रमोहन जी, कैसे होगा? चंद्रमोहन जी एक सवाल ले लीजिए भाई, वक्फ जो है ये तो कहीं से कोई इसमें दो राय नहीं है कि ये अक़लियत से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें अब जो परिषद का गठन होता है या बोर्ड जो बनता है उसमें आप कैसे गैर मुसलमानों को शामिल करा सकते हैं साहब? ये भी तो प्रावधान किया जा रहा है ना। बताइए, उसमें प्रावधान आपने सिर्फ यही देखा, उसमें महिला का भी, उसमें सभी वर्गों का नहीं, महिलाएं तो पहले महिलाएं दो थी लेकिन अनिवार्य नहीं था, आपने अनिवार्य कर दिया। इसका मैं स्वागत करता हूं क्योंकि आधी आबादी को प्रतिनिधित्व तो मिलना ही चाहिए। लेकिन पहले भी ये प्रावधान था 1995-2013 में भी कि 2 सदस्य महिला होंगी, लेकिन अनिवार्यता नहीं थी। अब अनिवार्यता लागू कर दी गई। लेकिन गैर मुस्लिम कैसे इसमें आएंगे वक्फ बोर्ड में, इसको लेकर के भी एक आपत्ति है। दूसरा ये कि बेहतर ये होता कि सर्वदलीय बैठक बुला करके पूरा ड्राफ्ट उनके सामने रख दिया जाता कि आज संभवतः लोकसभा में उन संशोधनों को शामिल करते हुए विपक्षी दलों को एक साथ लेकर के यह विधेयक पारित हो जाता। मैं तो ये मानता हूँ कि वक्फ संपत्ति के नाम पर जितने बड़े पैमाने पर घपला घोटाला हो रहा है ये समझ से परे है। मॉरिशस जैसा देश, जितनी वक्फ के पास संपत्ति है, एक मॉरिशस आपके पास है 9 लाख एकड़ के करीब, है ना, इतना ही क्षेत्रफल करीब मॉरिशस देश का है। उसके बाद अगर राजस्व केवल 200 करोड़ दिखाया जा रहा है, वो भी पता नहीं दिखाया जा रहा है या उसका ऑडिट होता है या नहीं, तो ये तमाम चीज़ें तो हैं कि उन निचले तबके के, चाहे वो पसमानदा मुस्लिम समाज हो या वैसे लोग जो अशिक्षित हैं, जिनको शिक्षा की आवश्यकता है, जिनकी गरीबी है, जिनके पास 2 जून रोटी रोजगार नहीं है, इन पैसों का अगर इस्तेमाल होता तो संभवतः आज इस संशोधन अधिनियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। चंद्रमोहन जी। संजय जी बिल्कुल, इसमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ वोट बैंक के लिए एक विशेष संप्रदाय को खुश करने के लिए, चाहे वो 1954 हो अथवा 1995 हो अथवा 2013 में संजय जी चुनाव से घोषणा होने से एक दिन पहले, आप बताइए, राजनीति ये बोलते हैं चुनाव, भारतवर्ष में हर महीने एक राज्य में चुनाव होता है, तो क्या जो कमियां है उसको सुधारा नहीं जाएगा? यही कांग्रेस। जी चंद्रमोहन जी क्या 2013 में चुनाव से एक दिन पहले क्या घोषणा कर दी गई? दिल्ली की 123 महत्वपूर्ण जो सरकारी स्मारक थे या सरकारी संपत्ति थी उसको दे दिया गया वक्फ को। ये क्या है? ये तुष्टीकरण के नहीं थे, ये चुनाव के लिए था, ये किस लिए था? तो इसीलिए तो चंद्रमोहन जी सवाल हम उठा रहे हैं ना कि 2013 में हुआ, 14 में बहुमत की सरकार थी, फटाफट इसको बदल देना था। चलिए धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी या तो पढ़कर नहीं आते हैं, ना तो इनको पहले वक्त में क्या था वक्फ एक्ट में, और ना ये जो संशोधन है उसको उन्होंने पढ़ा। ये एक भी प्रश्नों का जवाब इन्होंने नहीं दिया जो यहाँ से उठाए गए थे। 14 में प्रचंड बहुमत से आते हैं, आपने 14 से लेकर के 2 कार्यकाल बिता दिया। आपको संशोधन की और उनके सुधार की, उनके गरीब और कमजोर अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को चिंता नहीं नजर आई। आज अचानक जब आपके कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही तो आपको उनकी बड़ी याद आ रही। देखिए, जो ये बता रहे हैं मुकदमे लंबित हैं और लोग परेशान होते हैं, अरे मुकदमे तो लंबित सिविल कोर्ट्स में है। अकेले उत्तर प्रदेश में 16 लाख से ज्यादा जमीन के मुकदमे लंबित है। आपको उस पर कोई सुधार की याद नहीं आ रही है। जुडिशरी में जजों की संख्या कम है। तारीख 16 लाख मुकदमे संजय जी ऐसे जिस पर बहस और कोई सुनवाई नहीं हो रही, सिर्फ तारीख 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 और तारीख। इसके अलावा उस मुकदमे में प्रोसेस 0 है। ऐसे केवल उत्तर प्रदेश में, यही स्थिति पूरे देश में है। उसकी इनको चिंता नहीं। सिविल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट आपके कहते हैं 12 साल तक जमीन कब्जा में, जमीन का मालिकाना हक हो जाएगा, उसमें सुधार की आपको जरूरत नहीं नजर आती। तमाम लैंड्स में जो है तो सरकारी जमीनों को कब्जे से लेकर के पहले लाभ दिया जाता था सरकारी जमीन के कब्जे का, और अब तो आज जैसे नजूल लैंड है और सेना की जमीन, अभी आपको शायद नहीं, इनको मालूम होगा चंद्रमोहन जी को, 13,000 एकड़ अयोध्या, 1300 एकड़ जमीन अयोध्या के अंदर जो रिजर्व लैंड थी उसको इन्होंने अडानी, बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर के ट्रस्ट को दे दिया, उनको दे दिया, और उसमें नियमों को शिथिल करके उसका लैंड यूज चेंज किया, जो कि सेना की महत्वपूर्ण, सेना की जहां फायरिंग रेंज है उससे जुड़ी हुई जमीन थी। ये कहते हैं कि इतने एकड़ में राम मंदिर के एरिया में कोई गतिविधि नहीं होगी, कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी, कोई जमीन बिकेगी नहीं। लेकिन घोटाले की जमीन पर कब्जा करने की जो माफियाओं वाली जो गिद्ध दृष्टि होती है, वो वाली स्थिति सरकार की है। सरकार किस तरह से उसमें संशोधन कर देती है, उसका लैंड यूज चेंज कर देती है, और उसके बाद पता चल रहा है अब कि तो बाबा रामदेव को, अडानी को और श्री श्री रविशंकर जैसे लोगों को दे दी गई। ये स्थिति जो रेलवे की जमीनों को इसी तरह शिथिल करके, सेना की जमीन को शिथिल करके, अन्य रिजर्व लैंड को शिथिल करके, वही नजूल की जमीन पे जिस तरह से निगाह, वही सेम स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नियत वक्फ की जमीनों पर है। इनको उसकी चिंता, उसमें सुधार की नहीं है। आप बताइए, राजनीतिक चुने हुए लोगों का उसमें से एमपीज और एमएलए से उसमें मेंबर होते थे, उसको हटा करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? इसलिए कि मनमानी अपना जो है उसमें मेंबर नियुक्त करके और उसमें बहुमत से उस जमीन को अपने पक्ष में करा लेने की इनकी नियत है। तो सवाल यह है कि आप जो सुधार ला रहे हैं उसके पीछे की मंशा क्या है? जब तक आप ये नहीं करें, सुधार जिसके लिए ला रहे हैं अगर उसको लाभ देता है तो उस सुधार का स्वागत है, स्वागत हमेशा होगा, स्वागत। और सुधार, मैंने पहले ही कहा, सुधार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, हर समय सुधार होता है, लेकिन कम से कम उससे जिसको लाभ हो रहा है या जिससे उससे जो इनका नुकसान हो रहा है, उन सारे लोगों को विश्वास में लेना, उनसे बात करना, और उसके बाद सरकार का काम है जो सही है। भाई न्यायाधीश क्या करता है? दोनों पक्षों को सुनता है, दोनों की दलीलें सुनता है, दोनों के साक्ष्य देखता है, और उसके बाद जो उचित फैसला होता है वो फैसला देता है। सारे लोग उसको स्वीकार करके चले जाते हैं, शुद्ध लोग ऊपर जाते हैं। तो सरकार का भी काम है सारे स्टेक होल्डर से बात करती, सारे विपक्षी दलों से बात करती, और उसमें से जो उसको उचित लगता है जवाब दीजिए, फिर विनय जी के पास चलेंगे। हाँ, नहीं, देखिए धर्मेंद्र भाई जो कह रहे हैं कि हर बात पे न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। इसी वक्त विवाद में न्यायाधीश के पास जाने का कोई मामला ही नहीं था। स्वयं न्यायाधीश थे, ना अपील करने वाला, ना दलील, सब कुछ यही, फैसला यही, इस पे नहीं। और देखिए, क्या इस देश में 95 में गरीबी, बेरोजगारी और ये जितनी समस्याएं देश की गिना रहे थे, क्या उस समय दूर हो गई थी? क्या 2013 में ये जितनी समस्याएं ये जजों का गिना रहे हैं, ये गिना रहे हैं, ये सब क्या दूर हो गई थी? नहीं, तो आप वही बैठे हैं समस्या बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। रुक जाइए, हम आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। और जो अभी इन्होंने जो है एक जिले की गिनती कराई, जिस गांव की गिनती कराई, वो बताइए उस समय सरकार किसकी थी? इन्हीं लोगों की सरकार में सारे अवैध कब्जे होते थे, इन्हीं लोगों के सरकार में सारे अवैध धंधे होते थे, चाहे वो शिक्षा का हो, शिक्षा माफिया बन जाते थे, भू माफिया बन जाते थे, खनन माफिया बन जाते थे। ये इनके राज्य में होता था। हमारे राज्य में इन सब लोगों का खात्मा होता है, जड़ से इलाज होता है। चाहे एक समस्या देखिए, चाहे 370 का हो, चाहे सीए हो, और चाहे जो है 3 तलाक हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो,
हम लोग समस्याओं को पाल के रखने में, पोष के रखने में और उसमें ऊर्जा खाद देकर वोट की फसल को पैदा करने में विश्वास नहीं करते हैं। बिल्कुल हम सही, लोग जड़ से सही खत्म वक्त पे करते आप हैं लोग उसको। सही वक्त पर आप लोग हथौड़ा चलाते हैं। संजय जी, इसको लेकर के विपक्षी दलों के लिए को प्रधानमंत्री जी ने अपने मंच पे खड़ा करके शिक्षा माफिया की बात की। चलिए और आज कहा, मैं मुस्लिम स्कॉलर के पास चलना चाहूंगा। कलीम आवाज आ रही है? उत्पीड़न का भी आरोप लगा शिक्षा माफिया को, तो प्रश्रय देते हैं। रुक जाइए धर्मेंद्र जी, जरा कलीम से ले लें। कलीम जी। उस वक्त आवाज आपकी नहीं आ पा रही थी। हाँ, आपत्तियां आप लोगों को कहाँ है? देखिए, वक्त पे जब भी कोई मुस्लिम व्यक्ति होता है वो अपनी निजी संपत्ति को कब्रगाह के लिए या खासतौर से कब्रगाह के लिए जब वक्फ करता है तो वो अपनी स्वेच्छा से करता है। सेक्शन 3 में है वक्फ एक्ट में, ठीक है। तो उस पर कोई किसी तरह का जोर दबाव नहीं होता है, तब वो वक्फ में जाके दर्ज होती है और तब उसका मतलब वो अपने तरीके से वक्फ बोर्ड उसका यूज करता है। मुस्लिम समाज के सामने जो एक संकट आ रहा है या जो उनको जो दिख रही है आने वाले कल में, वो ये दिख रहा है कि अमेंडमेंट के तहत उनके जो वक्फ की जो संपत्तियां है, जो वो अपने निजी तौर पे धार्मिक उसका प्रायोजन के लिए, जैसे तमाम मस्जिदें हैं, कब्रगाहें हैं, अगर उनमें दखल हो गया तो और उसका टाइटल लैंड टाइटल चेंज करके वो अपने कंट्रोल में कर ले, तब वो क्या करेंगे? समस्या ये आ रही है क्योंकि मुस्लिम समाज को दिख रहा है कि साहब हमारी जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है जो बहुत बड़ी है, मतलब वो भी अगर सरकार अपने तरीके से ले लेगी तो हम क्या करेंगे? समस्या यहाँ पर आ रही है मुस्लिम समाज को। ठीक है विनय जी, सुना आपने जो चिंताएं किस बात को लेकर के है, लेकिन इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा। सूरत का म्यूनिसिपल भवन, ये वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि ये हमारी संपत्ति है। तिरुचेरुथुरई का 369 ज़मीन पर दावा इन्होंने कर दिया। 369 वहाँ के अलग अलग ज़मीन है, उस पर इनका दावा हुआ। तिरुचिरापल्ली के 1500 साल पुराने मंदिर पर इनका दावा हुआ। तिरुपुर की बात कर ले, 216 लोगों को, माने पूरा गांव ही वक्फ संपत्ति है, इस बात का दावा कर दिया गया। तो ये तमाम परेशानियां तो हैं ही, लेकिन जो कलीम की परेशानी है उसको जोड़ते हुए आपका विश्लेषण चाहेंगे। और एक अहम सवाल, हालांकि बात बड़ा है लेकिन बड़ा दिलचस्प है। जो एशिया के धनाढ्य है ना मुकेश अंबानी का 21 एकड़ में बना हुआ अंटेलिया, यह 1986 में मैं पढ़ रहा था कि इसको भी शेख इब्राहिम ने डोनेट किया था अनाथालय के लिए। यहाँ पर यह भी वक्फ की संपत्ति है जिसका मामला अदालत में चल रहा है। तो इतने बड़े मामले चल रहे हैं, इन सब के बीच आपसे समाधान चाहेंगे विनय जी। देखिए संजय जी, एक्चुअल में आप जो कुछ पूछ रहे हैं उसका हम सीधा सीधा जवाब देंगे। अब ग्लास ये आधा खाली आधा भरा है, ये एक राजनीतिक जवाब होगा और ये दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से कहते रहेंगे, दोनों लोग सही हैं। हम उसमें नहीं जाएंगे। यहाँ पे अभी 2-3 सवाल उठे। एक हमारे मुस्लिम स्कॉलर हैं, उन्होंने जो उठाया, एक आपने उठाया कि ये जो वक्फ बोर्ड है उसमें किसी दूसरे धर्म के जो है व्यक्ति को कैसे जो है मतलब एंट्री कराया जा सकता है। हाँ। और 2-3 सवाल जो है धर्मेंद्र भाई ने उठाया। टाइमिंग पे सवाल उन्होंने उठाया कि ये टाइमिंग है मतलब उस पर, और स्टेक होल्डर को लेकर उन्होंने सवाल उठाया और ये बोला कि जो और राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे सलाह मशवरा क्यों नहीं लिया जी। तो समझ लीजिएगा, मैं सब पे आ रहा हूँ। देखिए पहले धर्मेंद्र जी के जो पॉइंट हैं टाइमिंग पे सवाल, हो सकता है कि भाई 2014 में सरकार आई और अब 2024 में क्यों लेके आ रहे हैं। तो अगर ये टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है तो यही सवाल 2013 में भी उठना चाहिए था। वो 2002 में जो है कमोबेश मनमोहन सरकार आ गई थी, फिर 2013 में जाते जाते अमेंडमेंट क्यों किया उन्होंने। तो अगर वो उस समय राजनीति नहीं थी तो इस समय भी राजनीति नहीं है। बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज स्टेक होल्डर, देखिए आप सारी राजनीतिक पार्टियों ने ही कहा कि स्टेक होल्डर से आप बात करिए उनसे। संसद भवन में आज जो है लोकसभा में रिजिजू जी ने यही बोला है। अब उनके वक्तव्य हैं सदन में है तो जाहिर सी बात है उन्होंने तथ्यों के साथ ही बोला होगा कि 19 जो है हमने चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड के जिनसे हमने बात की है, बहुत ज़्यादातर जो है मतलब मुस्लिम धर्म से ही मुस्लिम लोगों की ही जो है आपत्तियां थी जो है कि वक्फ बोर्ड से कुछ उनका नहीं। लेकिन विनय जी 30 में से 19 लोगों से बातचीत हुई ना। मेरा ये कहना था कि सबको बुला लेते हैं। ठीक है, मैं
मेरा कहने का मतलब देखिए, कुछ ना कुछ तो कमी है ही है। जब वो जेपीसी में जा रहा है, या विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, या सरकार भी जेपीसी में जाने के लिए मजबूर है, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ तो उसने भी सोचा होगा ना। लेकिन प्रयास तो किए ही गए। मतलब ये कहना कि बस 24 घंटे में ये बिल आ गया, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे तो बहस संसद में होगी ही होगी, उस पे तो सवाल जवाब होंगे, जेपीसी का गठन होगा, उसमें सारी पार्टियों के मेंबर होंगे, वो अपनी राय देंगे। तीसरी फिर हमारे जो कलीम साहब ने जो क्वेश्चन जो उठाया, देखिए इस अमेंडमेंट में ऐसा कुछ नहीं है कि वो लैंड यूज चेंज होगा। इस जो संशोधन हो रहा है, नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अकालियत की जो सोच है वो, अगर मान लीजिए कि सत्यापन, अब सारी वक्फ संपत्तियों का सत्यापन होगा, कई मामले विवादों में हैं, कई मामले पेंडिंग चल रहे हैं, चाहे वो मस्जिद का हो, या उनका कहना था ईदगाह का हो, या कब्रिस्तान का हो, तो वो सारा असीमित अधिकार तो जिलाधिकारी के पास होगा। वो सत्यापन में चाहे जिस तरह की बातें कर दें। ये एक संदेह है। मैं इस पर ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज तो एक ये है कि अगर हम अपनी ब्यूरोक्रेसी पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो खाली वह बोर्ड को लेके ही उठाएं, ये जायज नहीं है। अगर ब्यूरोक्रेसी पे ही सवाल उठाने हैं तो हर चीज पे उठने चाहिए। नहीं, फिर हिंदू ट्रस्ट जो बने उसमें भी मुसलमानों को दे देना चाहिए नुमाइंदगी ना। मैं उस पे भी मैं आ रहा हूँ, मैं उस पे भी आपके भी सवाल पे भी आ रहा हूँ। हुगली पश्चिम बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक तारकेश्वर मंदिर है जी, भगवान शंकर भगवान का मंदिर है। और उस तारकेश्वर मंदिर ट्रस्ट के जो मतलब अध्यक्ष हैं संजय जी, वो पश्चिम बंगाल सरकार के विकास मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम। शंकर भगवान का मंदिर है, वो तो पदेन हो गया ना, पदेन है। हाँ, लेकिन उसके अध्यक्ष वो बनाया गया ना उनको, क्या नहीं, जो पदेन होता है वो पदेन देखिए, पद व्यक्ति नहीं रहेगा, चाहे ईसाई होगा मंत्री, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है संजय जी, उस पर इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। तो अब यहाँ पर भी हमारा वक्फ जो संपत्ति है विनय जी, मैं ये नहीं जानना चाहता। वक्फ जो होता है ये मुसलमानों के वकूफ़ा शब्द से बना है। पिछले चर्चा में मैंने बताया था, उसका अर्थ होता है ठहराव, धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए अपनी संपत्ति का दान कर देना अल्लाह को। माने इनका जो अल्लाह जो सुप्रीम है उनको ये दान करते हैं, ठीक है। उसमें अगर गैर मुसलमान आ जाते हैं, चाहे परिषद की बात हो या बोर्ड की बात हो, तो ये कैसे कोई कबूल लेगा ना। क्योंकि हमारे हिंदू ट्रस्ट है, जैसे तिरुपति बालाजी हो गया, वैष्णो माता ट्रस्ट हो गया, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट हो गया, उसमें क्या कलीम भाई को आप देंगे नुमाइंदगी? देखिए, ऐसा तो इस जो है संशोधन में ऐसे कोई अमेंडमेंट नहीं किया। और हमें लगता है विनय जी, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, जेपीसी में संभवतः ये खारिज भी हो जाएगा, क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई है। लेकिन मेरा कहने का मतलब इस संशोधन में ऐसे कोई अमेंडमेंट नहीं किए जा रहे हैं कि वह बोर्ड की जो जमीन है वो भारत सरकार एक्वायर कर लेगी। उसके सर्वे करने को लेकर, अब बोर्ड के सदस्यों को लेकर जैसे ये कहा जा रहा है कि एंटीलिया है, ठीक है ना। अब अगर ये क्लियर नहीं किया जाएगा तो इसमें विवाद पैदा होगा। नहीं, किसी एक पर्टिकुलर विवाद को लेकर के, चाहे इंटीलिया हो चाहे जो हो, उसको लेकर के आप पूरे देश का कानून या किसी एक नजीर से आप पूरे देश का कानून बदल दे रहे हैं बिना उनके स्टेक होल्डर के लिए, ये बड़ी गंभीर बात है। अगर इंटीलिया को केवल बचाने के लिए लाया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप देश के करोड़ों लोगों के हित से समझौता करना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति को लाभ देने के लिए, अपने व्यापारी मित्र को लाभ देने के लिए लाना चाहते हैं। दूसरी बात संजय जी, संजय जी आपने बिल्कुल, चाहे हिंदू ट्रस्ट लैंड की बात उठाई हो, जी ऐसा नहीं है कि सदन में जो एक अमेंडमेंट जो आ रहा है, मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है, देखिए राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने अपने हिसाब से और अपने वोट बैंक के हिसाब से या अपनी राजनीति के हिसाब से अपना स्टेटमेंट देंगे। देखिए विनय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वोट बैंक की राजनीति तो है। एक मिनट, मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है ये कि अगर ये अल्लाह से मामला है तो फिर सरकार कैसे गठन कर सकती है बोर्ड? अल्लाह का मामला है तो इस बोर्ड का गठन सरकार नहीं किया ना। इस बोर्ड में जो अमेंडमेंट है वो सरकार नहीं किया ना। अगर सरकार कर रही है, अब उसमें क्या ये तो विचित्र स्थिति है ना भाई। ट्रस्ट जो बनता है वो स्थानीय प्रशासन ही बनाता है भाई। इसी तरह वक्फ बोर्ड का भी नियमन तो सरकार ही करेगी ना। चंद्रमोहन जी कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर मोहित के पास चलना, वक्त कम है। नहीं, देखिए अभी अगर आप सुन रहे होंगे तो अभी आपने भी कहा कि कितनी जगह पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद उसने कितने बड़े गरीब को
बंबई में दे दिया, जिसका ये सब नाम लेते हैं, अंबानी अंडानी सबका नाम लेते हैं, जबकि ये सब पैदा हुए कांग्रेस के जमाने में ही। कांग्रेस ने ही इनके जमाने में इनकी फैक्ट्रियां बनी या ये सब उद्योगपति बने, लेकिन वो नाम दे देते हमारे मित्र। खैर छोड़िए, लेकिन 1986 में इसको किसने बेचा, किसको लाभ हुआ, क्या गरीब को दिया था क्या? इस पर के कोई कुछ बोलता है? नहीं, असल में 1986 में शेख इब्राहिम ने वक्फ दिया था अनाथालय के लिए, लेकिन वक्फ ने अडानी को नहीं दिया है। पहले संशोधन मामला अदालत में चल रहा है। वक्फ ने अडानी को नहीं दिया, अगर वक्फ की जमीन थी, किसकी जमीन है वो अलग विषय है, लेकिन वक्फ ने अडानी को नहीं दिया है। अब आप देना चाहते हैं वो सारे डिस्प्यूट से ऊपर उठ करके। सुनिए, ऐसा ही तो भ्रष्टाचार होता था कि जो है कंबल डांट के दूध पीना, ये गरीब को क्यों नहीं देते? गरीबों को देते, गरीबों के लिए करते। दरअसल चंद्रमोहन जी, मैं चर्चा इसीलिए तो कर रहा हूँ। मोहित, 2-3 मुख्य बातें उस पर आपका संक्षेप में जवाब चाहेंगे। मोहित जुड़े हुए हैं? अच्छा मोहित चलिए जुड़े नहीं हैं। धर्मेंद्र जी, जी भाई इस अमेंडमेंट की बात कर लीजिए, चूँकि वक्त अब 1 मिनट का इजाज़त देता है, तो 2-3 मुख्य बातें। एक तो महिलाओं की बोर्ड में सदस्य बनाए जाना अनिवार्य था। दूसरा ये कि वक्फ से संबंधित जो भी परिवाद होंगे मिनिमम 30 दिन और मैक्सिमम 6 महीने तक निस्तारण कर देना। तीसरा ये कि वक्फ अब किसी भी संपत्ति पर हाथ नहीं रख पाएगा कि ये हमारी संपत्ति और ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाएंगे। तो ये सब संशोधन तो एक सकारात्मक है। दूसरा ये कि डाटा तैयार होगा सारी संपत्तियों का, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितनी ज़मीनें हैं, कितनी परिसंपत्तियां हैं, कौन वक्फ कर रहा है, किस मकसद से कर रहा है। अगर ये डाटा सबके सामने होगा तो शायद अकलियत का ज़्यादा भला हो पाएगा ना। संजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे। पहले तो उस एक्ट पर चर्चा करना बेमानी सा है, चूंकि चला गया है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें निस्तारित होकर निकलेंगी। दूसरी 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आ रही थी, जिसमें से चुने हुए विधायक को, चुने हुए सांसदों का 2 चीजें, एक तो उनकी संख्या कम कर देना, केवल 1-1 कर देना। दूसरे उन्होंने जो उसमें उस धर्म के या उस स्टेक को रिप्रेजेंट करते थे वो प्रतिबंध था, उसको इन्होंने हटा दिया और नीचे निकाय तक लेकर के चले गए कि और एक विधायक और एक सांसद का प्रोविजन भी है, उसमें भी उन्होंने कहा कि अगर कोई जरूरी नहीं कि सांसद विधायक हो, वो नीचे निकाय तक। उसके पीछे इनकी मंशा क्लियर होती है कि किसी दूसरे को या अपने लोगों को जो इनकी यसमैन के रूप में काम कर सके, उन निकाय से भी, कल जिला पंचायत सदस्य हो गया, जिला नगर पालिका हो गया या ब्लॉक हो गया, निकायों से ले आकर के बैठाने की जहां इनको सुविधाजनक हो। दूसरी बात, महिलाओं की जहां तक आप बात करें तो महिलाओं का पहले से ही प्रतिनिधित्व था, उसमें कुछ नया नहीं कर रहे हैं। महिलाएं आधी आबादी अनिवार्य कर दिया आप, ठीक है, पहले अनिवार्यता नहीं थी जी। तीसरी बात जो कलेक्टर को दे रहे हैं, मैंने आपको कलेक्टर के एक छोटा उदाहरण दिया। इस तरह से 16 लाख मुकदमे चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं प्रशासनिक मशीनरी का फेल्योर है। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, सर्वे भी न केवल कलेक्टर को पावर दिया, इन्होंने सर्वे भी कराने का पूरा राइट कलेक्टर के ही आदमी को दे दिया। तो एक तरह से वक्फ तो आप सीधे कह देते, जो आप कहना चाहते हो, अगर आप सीधे करना चाहते हैं, आपको जरूरत क्या है इसमें संशोधन की? आप आयरलैंड की तरह आप कर लेते हैं। आपकी नियत तो यही है कुल मिलाकर के। चलिए बहरहाल देखने वाली बात होती है कि जेपीसी में क्या कुछ होता है। हमें लगता है कि जिन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा की, अमूमन सारे बिंदुओं पर तलाशने की कोशिश करेगी, जेपीसी समाधान निकालने की कोशिश करेगी। इस चर्चा को हमें यहीं समाप्त करना होगा। कुल मिलाकर के ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि ये ज़रूर है कि हर इस तरह की जो गतिविधियाँ होती है उसमें सियासत पीछा नहीं छोड़ती है, और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही होता नज़र आ रहा है। सवाल 2-3 अहम हैं जिन पर हमने चर्चा की। हमें लगता है कि जेपीसी में यही मुद्दे उठ कर के सामने आएंगे और नया जो संशोधन होगा तो संभवतः इसका समाधान निकालने की कोशिश होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।